हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एचसी वर्मा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन के लिए फिगर आपका दिया गया है। क्वेश्चन है कि आपके पास 3 ब्लॉक है, तीनों का मास दिया हुआ है, m1 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। फर्दर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्दर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ये पहला ये M1 ब्लॉक जो है इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो इसको कितना टाइम लगेगा इस पुल्ली को टच करने में। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है इसके एक्सेलरेशन को निकालना, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूं कि जनरल मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। दूसरा उसके बाद हम लोग एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिसकी सहायता से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला इसका हम लोग जनरल मेथड देखते हैं। स्टूडेंट दिस इज लेस्ट फर्स्ट मेथड, ये आपका जनरल मेथड हो गया स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, सबका मास ये m1 है 1 किलोग्राम, ये यहाँ पे इसके मास को 1 किलोग्राम हम लिख देते हैं। m2 है 2 किलोग्राम, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगा, 2 किलोग्राम। m3 3 किलोग्राम, तो 9 दिस इज 3 किलोग्राम। ओके चलिए ठीक है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट निकालना है, क्लियर है। एक्सेलरेशन हम लोगों से पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, या फिर कहें कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है उससे पूछा जा रहा है, उसको बताना है कि भाई ये इसका एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का कितना होगा। तो स्टूडेंट एक एक करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एचसी वर्मा के, उन सारे क्वेश्चंस में आप नोटिस करेंगे, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस में क्या था कि आपका एक पुल्ली था, एक पुल्ली और उसके साथ जो स्ट्रिंग अटैच था, उस स्ट्रिंग के दोनों एंड में 2 ब्लॉक रहते थे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, वहां पे बहुत आसानी से हम लोग सारे इस बात को समझ जाते थे कि एक ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा दूसरा ब्लॉक का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे विथ अ फिक्स्ड पुली, एक फिक्स्ड पुली की सहायता से। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पुली आपका फिक्स्ड है, ये जो पुली है लेट दिस इज पुली P1, ओके, एंड लेट दिस इज पुली P2। ध्यान दीजिएगा, ये P1 पुली फिक्स है और P2 पुली ये मूव करेगा। कैसे? सपोज कीजिए, मान लेते हैं ये पहला ब्लॉक जो है, अच्छा एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इधर 3 किलोग्राम का, इधर ज्यादा हैवी मास वाला, मतलब इधर ज्यादा वेट है, मतलब फाइनली ये ब्लॉक कुछ ऊपर की ओर इस तरह से जाएगा। मान लेते हैं ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाता है, क्लियर है। तो जाहिर सा बात है इस ब्लॉक के साथ साथ ये P2, ये जो पुल्ली P2 है, ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा A1 एक्सेलरेशन से, पक्का बात है, क्लियर है, क्योंकि डायरेक्टली इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये पुल्ली जो है ये फिक्स्ड पुल्ली है, क्लियर। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब ये ब्लॉक जो है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है, इसके लिए अब सेम एक्सेलरेशन आप नहीं कह सकते हैं जैसा कि अब तक कहते आए थे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई यहां भी तो ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना एक्सेलरेशन से मान लिया ये ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर ये स्ट्रिंग, ये P2, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपका खुद मूव कर रहा है नीचे की ओर, खुद सर्टेन एक्सेलरेशन A1 से मूव कर रहा है। तो अब ये दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट डिफरेंट हो जाएगा, अब कितना होगा उस चीज को समझने के लिए एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट कि सपोज कीजिए कि अगर मान लिया यहां पर ये जो पुल्ली P2 है, यहां पर अगर कोई पर्सन है, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन जो है, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, क्लियर है, क्योंकि ये पर्सन भी इस पुल्ली के साथ साथ A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इस पर्सन के लिए इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस ब्लॉक का, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये A2 ब्लॉक से नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये A2 ब्लॉक से नीचे की ओर आएगा इस पर्सन के लिए, तो ये A2 ब्लॉक से ऊपर जाएगा। ये तो क्लियर है, आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए डिफरेंट होगा ये दोनों का एक्सेलरेशन। लेकिन कोई पर्सन जो इस पुल्ली पर ही बैठा हुआ है, पुल्ली P2 पर, ठीक है, इसके साथ साथ ही मूव कर रहा है, ये पर्सन कहेगा कि भाई ये A2 जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। ये तो क्लियर बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ परेशानी है। अब इस पर्सन के साथ
चूंकि ये पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि ये पुल्ली सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो पहली परेशानी तो ये है कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो इसमें एक ये समस्या है। हालांकि यहाँ पे आप स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, तो जो कि एक अलग इशू है, उसको अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो पहला तो ये समस्या है कि डायरेक्टली हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा इनफैक्ट स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली आप बैठकर वीडियो को देख रहे हैं तो कोई सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहे हैं, यू आर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अज्यूम किया जा रहा है। या फिर मेरे से पूछा जा रहा है, या फिर बेटर टू से ये कहें कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पर स्टैटिक पोजीशन में खड़ा है, इससे पूछा जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन, ये तीनों ब्लॉक का, न कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये दो परेशानी है, लेकिन इतना क्लियर है कि इस पर्सन के लिए जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। अब स्टूडेंट, अब कोई पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर बात है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पुल्ली P2 2 किलोग्राम ब्लॉक, 3 किलोग्राम ब्लॉक, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये तो पक्का बात है, आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इस चीज को इनफैक्ट मैथमेटिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं, तो ये जो पर्सन है ये कहेगा कि भाई पूरा सिस्टम जो है नीचे की ओर आ रहा है। ये तो आपको दिखेगा कि ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है, ये भी फाइनली नीचे की ओर ही आ रहा है, ये भी फाइनली नीचे की ओर ही आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आप देखें जब ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में A2 ऊपर की ओर था, A2 ये नीचे की ओर था, तो आपके रिस्पेक्ट में इनफैक्ट फाइनली ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक जो है, ये इसका एक एक्सेलरेशन A2 खुद का था इसके रिस्पेक्ट में, और A1 एक्सेलरेशन से ये नीचे भी साथ साथ आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये फाइनली A1 माइनस A2 एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर आ रहा है। उसी तरह 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है, इसके लिए आप कहेंगे आपके रिस्पेक्ट में कि भाई इसका तो एक ऑलरेडी A2 एक्सेलरेशन था नीचे की ओर इसके रिस्पेक्ट में, और ये पूरा का पूरा सिस्टम भी A1 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब आपके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये इसका नेट एक्सेलरेशन ये आ जाएगा नीचे की ओर, A1 प्लस A2 ऐड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये इतना थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, और इस चीज को आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। याद कीजिए, रिलेटिव मोशन में जैसे हम लोग लिखते थे, ये कोई मान लीजिए किसी भी कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन एक P1, दूसरा सिस्टम है P2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू P1 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू P2 लिखते थे। तो उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैथमेटिकली इस चीज को आप चेक कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज है। A1 ध्यान दीजिए, A1 क्या है, सब में यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ M1, ये M1 ब्लॉक था, एंड जो ये पुल्ली P2 है, एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड पुल्ली P2 इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में भाई ये जो M1 ब्लॉक है और ये P2 दोनों का एक्सेलरेशन है A1 है। A2 यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा, A2 यहाँ पर एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M3 विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, ये A2 एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू P2, इस P2 पुल्ली के रेस्पेक्ट में A2 एक्सेलरेशन है। तो फाइनली आपके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आप इस तरह से मैथमेटिकली इसको आप लिख के देख सकते हैं। आपके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 माइनस A2, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 प्लस A2। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, या फिर ऐसे भी आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारे पास सीन बहुत ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग दिखा दिए हैं, कितना एक्सेलरेशन होगा। फोर्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अब अप्लाई हम लोग करेंगे आपके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक एक करके फोर्स क्वेश्चन हम लोग यहीं पर दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा, मास 1 किलोग्राम है, तो इस पर नीचे की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा 1 इंटू जी, ध्यान दीजिएगा 1 इंटू जी, तो 1 इंटू जी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, 1 इंटू जी के कारण जी हो गया, ठीक है।
चलिए उसी तरह इस पर जो फोर्स लगेगा 2G लगेगा mg, इस पर जो फोर्स नीचे की ओर लगेगा 3G लगेगा। इतना तो बहुत ही क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट इतना तो क्लियर है, चूंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है मतलब सब जगह टेंशन सेम होगा। तो टेंशन सेम होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर जो ये टेंशन है, टेंशन हमेशा जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे दूर लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर टेंशन T हो गया, ये इधर टेंशन T हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी टेंशन T हो गया, ये टेंशन T हो गया। तो ये जो टेंशन यहाँ पर जो टेंशन हुआ, ये टेंशन जो हो गया ये हो गया 2T, क्लियर है। ये जब 2T हुआ तो ये भी आपका हो गया 2T। चलिए बहुत ही बेसिक बात है, बहुत बार पहले भी हम लोग इस तरह का काम कर चुके हैं। तो बहुत ही आसानी से चलिए हम लोग एक एक करके अलग अलग सबका FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक फोर्स इस पर नीचे की ओर 1 × G न्यूटन लग रहा है, ऊपर की ओर जो इस पर फोर्स लग रहा है ये 2T लग रहा है। चलिए एक दूसरा वाला जो ब्लॉक है ये आपका 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और अच्छा ये कितना एक्सेलरेशन से, ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ओके चलिए 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 2G, और ये ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है इस पर T न्यूटन का। ओके चलिए और ये कितना एक्सेलरेशन से, A1 - A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, ये आ रहा है A1 - A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। चलिए ठीक है, अब ये आपका हो गया 3 किलोग्राम का ब्लॉक, इस पर एक फोर्स लग रहा है 3G, दूसरा फोर्स लग रहा है T न्यूटन का। ये कितना एक्सेलरेशन से, A1 + A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, A1 + A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा, क्लियर है। तो नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऊपर की ओर, ऊपर 2T है नीचे में G, तो 2T - G = 1 × A मास × एक्सेलरेशन, तो 1 × A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह ये दूसरे वाले के लिए, अच्छा एक बात स्टूडेंट, यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। एक बात, अगर कंफ्यूजन नहीं भी हो तो सोचिए, सोचना चाहिए तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई एक बात तो हम ये बता रहे हैं कि ये जब A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये भी पुल्ली भी A1 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। चलिए सर्टेन एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो सर्टेन एक्सेलरेशन से उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये T फोर्स इधर लगाए, तो ये हम 2T कैसे कर दिए, ये तो हम नेट फोर्स इस पे 0 कर दिए। 2T हम कैसे किए, ये T है, ये T है, तो ये 2T, जबकि ये सर्टेन एक्सेलरेशन से जा रहा है। भाई नेट फोर्स 0 होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका एक्सेलरेशन 0 हो, उसका मास भी तो 0 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ऑब्वियसली यही सीन है यहाँ पे स्टूडेंट, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए स्ट्रिंग और पुल्ली के मास को कंसीडर करना है, तब तक हम लोग इन चीजों को, स्ट्रिंग और पुल्ली के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं, मासलेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लाइट वेट पुल्ली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो लाइट वेट पुल्ली मतलब इसके मास को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो सो दैट कि इसका नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, एंड सो दैट कि T नीचे की ओर, इसलिए नेट फोर्स ऊपर की ओर 2T हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो जाएगा, 2G - T, तो ये हो जाएगा 2G - T = मास × एक्सेलरेशन, तो मास × एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 × A1 - A2, क्लियर है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। तीसरा इक्वेशन अब लिखते हैं, चलिए तीसरा इक्वेशन ये थर्ड वाले ब्लॉक के लिए, नेट एक्सेलरेशन A1 + A2 से नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो जाएगा, 3G - T, 3G - T × नेट फोर्स नीचे की ओर = मास F = m, तो मास कितना हो गया 3, एक्सेलरेशन कितना हो गया A1 + A2, क्लियर है स्टूडेंट। तीन इक्वेशन है स्टूडेंट, 3 अननोन है, कौन कौन अननोन है, A1, A2 और T, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। फिजिक्स इनफैक्ट यहीं तक था, आगे मैथ्स है, तो इनफैक्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट, तो यहाँ पर A1 का जो वैल्यू आपका आएगा, ये आएगा 19G/29, 19G/29, चलिए ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A1 का वैल्यू इतना आएगा, और A2 का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 2G/29,
क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से आप समझ सकते हैं पहले वाले का जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी 19g/29 हो गया। दूसरे वाले का जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका हो गया एक्सेलरेशन ऑफ m1, चलिए ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 का एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट हो जाएगा? m2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा a1 माइनस a2, तो दिस विल बी 19g/29 माइनस 2g/29, दिस विल बी 17g/29। ये m2 का एक्सेलरेशन हो जाएगा 17g/29 एंड एक्सेलरेशन ऑफ m3 का एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट हो जाएगा? a1 प्लस a2, तो a1 का वैल्यू कितना है? 19g/29 प्लस a2 का वैल्यू 20/29, दिस विल बी 21g/29, ये कैंसिल हो गया फाइनली। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके इनफैक्ट दूसरे मेथड को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और उसका क्यों जरूरी है, वो मेथड जानना क्यों जरूरी है, इसको पहले कुछ एग्जांपल से समझिए। स्टूडेंट सपोज कीजिए अभी आपका एक सिंपल सिचुएशन दिया हुआ है, जहां पर एक फिक्स्ड पुल्ली था और ये दूसरा एक मूवेबल पुल्ली था। यहाँ पर सिचुएशन को इमेजिन करना या समझना या रियलाइज करना बहुत ही आसान था कि भाई ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की ओर जा रहा है। अगर ये a2 है इसके रिस्पेक्ट में तो फाइनली इसका नेट एक्सेलरेशन a1 माइनस a2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा a1 प्लस a2, टोटल ऐड हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में। तो बहुत आसानी से आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख लिया या सिचुएशन को आप महसूस कर लिए कि इसका इस तरह से मोशन होगा। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए, बहुत तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि अगर इसका मास आपको मास का वैल्यू नहीं दिया होता, m1 m2 m3 के टर्म में दिया होता, या फिर मास का वैल्यू इस तरह से दिया होता जिसके आधार पे आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि फाइनली भाई ये पूरा सिस्टम में कौन ऊपर की ओर जाएगा कौन नीचे की ओर जाएगा। पहला तो ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मान लिया सिस्टम अगर कुछ इस तरह का आपको दे दिया जाए, एक यहाँ पर एक फिक्स्ड पुल्ली है, इसके साथ एक ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है, ओके, एक दूसरा पुल्ली यहाँ पर लगा हुआ है, इसके साथ एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच है मे बी, ओके, और चलिए एक तीसरा पुल्ली को अटैच कर देते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरह का सिस्टम मे बी, चलिए डिफरेंट तरह का और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकते हैं। तो अब इस केस में यहां पर तो चलिए दो एक्सेलरेशन वाली बात थी कि भाई जितना एक्सेलरेशन चाहिए उतना ही a1 से ही इतना, इसलिए एक बार a1 माइनस a2 हो गया, एक बार a1 प्लस a2 हो गया, तो ही पुल्ली है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए इस तरह से डायरेक्टली एक्सेलरेशन का रिलेशन कि a1 माइनस a2 a1 प्लस a2 लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपके लिए दिक्कत हो सकता है इस बात को डिसाइड करना कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग एक दूसरा बहुत ही ब्रॉड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है उसके अडॉप्ट करते हैं। दो सिस्टम के लिए दो पुल्ली है तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, ये ज्यादा बल्कि कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स है तो एक दूसरा मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं। वो क्या मेथड है, रीजन आप समझ गए कि उस मेथड को क्यों जानना जरूरी है, तो देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड। चलिए इस मेथड में स्टूडेंट, अब इस दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, अब ये a1 a2 अभी फिलहाल हटाइए, ध्यान दीजिएगा दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। मास तो 1 2 3 जैसे है वैसे रहेगा, टेंशन भी आप समझ रहे हैं, जैसे मान लें t है, ये 2t ये 2t ये 2t रहेगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मासलेस पुल्ली और मासलेस स्ट्रिंग है, और फोर्स भी ऑब्वियसली ये नीचे g 2g 3g ये रहेगा। चलिए एक्सेलरेशन की बात है, तो इस कंसेप्ट में स्टूडेंट, इस कंसेप्ट में सबसे पहला जो फायदा है, सबसे पहला जो बेनिफिट है स्टूडेंट, कि आपको जैसे मन है, जितना भी पुल्ली दिया हुआ, जितना भी ब्लॉक दिया हुआ हो, आपको जैसे भी अलग अलग ब्लॉक का जैसे भी एक्सेलरेशन को मानना है, जिस भी डायरेक्शन में मानना है, सबको मान लीजिए। 5 ब्लॉक दिया हुआ है तो एक का a1 मान लीजिए, एक का a2 मान लीजिए, एक का a3 मान लीजिए, एक का a4 मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं। क्लियर है? पहला बेनिफिट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा कि a1 प्लस a2 माइनस a3 होगा, लाइक दिस। ठीक है, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन मान लीजिए। साथ ही साथ आपको मन है तो जैसे भी, जिसका डायरेक्शन आप जैसे भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, फाइनली रिजल्ट हर केस में सेम आएगा। समझिएगा, अभी जैसे यहाँ पे मान लिया 3 ब्लॉक है,
तीन ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम बिना कुछ सोचे समझे एक का A1 मानेंगे, एक का A2 मानेंगे, एक का A3 मानेंगे। क्लियर है। दूसरा आप डायरेक्शन आपको मन है तो आप सबका ऊपर की ओर, इसका भी A1 ऊपर मान लीजिए, इसका भी A2 इधर ऊपर मान लीजिए, इसका भी A3 ऊपर मान लीजिए। माने तो सबका नीचे मान लीजिए, A1 नीचे, A2 नीचे, A3 नीचे। माने तो इसको ऊपर मान लीजिए A1, इसको नीचे मान लीजिए A2, इसको फिर ऊपर मान लीजिए A3। आप कैसे भी मानिए रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। क्लियर है। रिजल्ट हमेशा कैसे सेम आएगा, आप इस चीज को इनफैक्ट रियलाइज कर सकते हैं कि भाई आप जब क्या है कि जिसका जब ऊपर मानेंगे तो अकॉर्डिंगली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। नेट एक्सेलरेशन आपने ऊपर की ओर माना है तो आप लिखेंगे नेट फोर्स ऊपर की ओर 2t माइनस जी लिख देंगे। ठीक है। आप जब नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर जब आप मानेंगे तो आप इक्वेशन लिखेंगे g माइनस 2t, तो फाइनली वो लेते कि आपका रिजल्ट सेम आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट ऐसा करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कोई कुछ सोचना नहीं है कि भाई अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में, भाई आपके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, हमने सीधे मान लिया इसका A1। चलिए सबका हम नीचे मान लेते हैं, कोई परेशानी आपको, जो मैंने मानिए A2 और इसका A3 मान लिए अपने मन से। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद जिस एक्सेलरेशन का साइन या वैल्यू आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि आप जो डायरेक्शन माने वो सही है। अगर एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि आप जो माने हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। बहुत सिंपल, तो वहां से आप क्विकली वहां से डिसाइड कर लेंगे। तो अभी हमको कुछ नहीं पता है, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन मान लिए कि इसका भी A1 नीचे की और इसका भी A2 नीचे, इसका भी A3 नीचे। ठीक है। बल्कि आपको दो एग्जांपल लेकर देखना भी चाहिए अलग अलग, सबका एक बार ऊपर लेकर देखिए, एक बार मिक्स कर दीजिए, देखिए रिजल्ट सेम आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अब पहले वाले के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले वाले के लिए फॉर M1 जिसका मास 1 किलोग्राम है। क्लियर है ना। M1 ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ऑब्वियसली g नीचे की ओर लग रहा है, 2t ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे g माइनस 2t इक्वल्स टू 1 इंटू A1, तो ये हो जाएगा A1। पहला इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए फॉर M2 जिसका मास है 2 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा जिसका मास है 2 किलोग्राम। अब इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए भी नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेट फोर्स का लिखेंगे 2g में से 2t आपका माइनस हो जाएगा, 2g माइनस t, मास कितना है 2 किलोग्राम, 2 इंटू एक्सेलरेशन A2 माने हैं, ये दूसरा इक्वेशन। कोई इनर्शियल नॉन इनर्शियल कि A1 प्लस A3 कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, एकदम स्मूथली चलते चलना है। 3 किलोग्राम M3 ब्लॉक के लिए नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो यहाँ पर लिखेंगे 3g माइनस t इक्वल्स टू m इंटू A3। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो एक नया कंसेप्ट आप कह सकते हैं या नया ट्रिक, सुपर ट्रिक आप कह सकते हैं, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है एक्सेलरेशन का रिलेशन को निकालने में। नॉर्मली स्टूडेंट को परेशानी होती है या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द, थोड़ा भी अगर सिचुएशन कम्प्लेक्स हुआ, जेईई एडवांस्ड की मेनली बात करें, थोड़ा भी सिचुएशन अगर कम्प्लेक्स हुआ तो एक्सेलरेशन का रिलेशन ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या है कि आपको 2-3 इक्वेशन तो आसानी से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की सहायता से निकल गए। ठीक है। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन अगर आपको देखना है तो जैसा कि इसके पहले वाले मेथड में हम लोग देखे भाई कि एक इसके पुल्ली पर P2 कोई मान लिए तो उसके रेस्पेक्ट में A2 हो गया, तो भाई आपके रेस्पेक्ट में एक का A1 माइनस A2, एक का A1 प्लस A2। लेकिन सिचुएशन कम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक रामबाण है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रामबाण क्या कंसेप्ट है, सिग्मा t डॉट a इक्वल्स टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है। टी डॉट ए, बिना कुछ सोचे समझे आपने सबका अलग अलग एक्सेलरेशन मान लिया। अब टी डॉट ए सिंपल आप समझ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या पढ़े थे हम लोग, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हर तरह की सिचुएशन में क्या होगा भाई, या तो टेंशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। यहाँ पे हम लोग चलिए माने हैं तो टी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, टी ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो सब जगह क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब सब जगह यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सिग्मा मतलब कि T1 A1 प्लस T2 A2, सिग्मा का यही मतलब होता है ना, प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 0।
क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। पहले वाले ब्लॉक के लिए टी डॉट ए क्या होगा ना, ध्यान दीजिएगा, टेंशन कितना है 2t, तो 2t एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो 2ta1 और माइनस लगा देंगे, एंड माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगा देंगे समझ रहे हैं? cos 180 डिग्री ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा माइनस हो गया, प्रोडक्ट 2ta1, ठीक है। उसी तरह अब इसको ऐड कीजिए तो टेंशन आपका ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर माने हैं, तो फिर माइनस ta2, ठीक है। इसको ज्यादा आपको क्लियर करना है तो इसमें फिर ऐड कीजिएगा दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा माइनस ta2, फिर प्लस, फिर ये वाला ऐड कीजिए प्लस, इसमें भी माइनस हो जाएगा क्योंकि टेंशन ऊपर की ओर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, ta3 इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी का एक का मान लिया एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लिए होते तो उस पर्टिकुलर केस के लिए प्लस ta2 हो जाता, आप लिख के देखेंगे सब सेम रिजल्ट यू विल गेट। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माइनस 2ta1 माइनस ta2 माइनस ta3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपका माइनस को भी हटा देते हैं, t को भी हटा देते हैं, सो वी हैव दिस रिलेशन 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। चलिए ये तो एक जनरल रिलेशन था, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास टोटली 4 रिलेशन है, 1 2 3 4 4 रिलेशन है और 4 अननोन है, a1 a2 a3 और t, तो ऑब्वियसली सबका वैल्यू निकलेगा। सिंपल इसको सॉल्व करना है। चलिए ऐसा करते हैं स्टूडेंट, नाउ इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके देखना जरूरी है, क्योंकि कैसे कैसे अभी आपको बताएं कि भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, उसके आधार पे फाइनली हम लोग डायरेक्शन उसका समझ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे। ऐसा करते हैं, ये 2a1 सब में a1 है तो a1 की जगह ये रखेंगे, a2 में यहाँ की जगह फिर t रखेंगे, तो सबको t के फॉर्म में लिख देंगे, तो हम लोग का टेंशन डायरेक्ट निकल जाएगा। जब t का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा तो बहुत आसानी से अलग अलग सबका वैल्यू निकाल देंगे बाई 1 2 3 एंड 4। ओके चलिए 2a1, तो 2a1 चलिए एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको हम आगे लिख रहे हैं 2a1 की जगह लिखते हैं g माइनस 2t प्लस a2 की जगह ध्यान दीजिएगा, a2 की जगह a2 इधर आएगा तो 2g माइनस t बाई 2। ओके चलिए फिर a3 की जगह क्या लिखेंगे 3g माइनस t, नीचे इधर 3 आएगा तो 3g माइनस t डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। ओके नाउ चलिए ये यहाँ पे इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 12, ठीक है। चलिए 6 है तो 3t, ओके 3 तो 2 हो गया। ओके चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ यू विल गेट, ये आपका हो गया 12g 24g माइनस 24 29t इक्वल्स टू 0। इसलिए यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकल गया 24g बाई 29, 24g बाई 29, टेंशन का वैल्यू निकल गया 24g बाई 29। अब जब टेंशन का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया तो बहुत आसानी से हम लोग एक एक करके सबका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए बाई 1 a1 का वैल्यू कितना हो गया g माइनस 2t, तो g माइनस 2t, t का वैल्यू है 24g बाई 29, दिस इज 29 माइनस 48 तो माइनस 19g बाई 29। ध्यान दीजिएगा a1 का जो वैल्यू स्टूडेंट आ रहा है ये माइनस नेगेटिव में आ रहा है, माइनस 19g बाई 29। स्टूडेंट इसका ये मतलब हुआ नेगेटिव आने का मतलब कि आपने जो डायरेक्शन माना था एक्चुअल में एक्सेलरेशन का उसका उल्टा डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने माना था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, देखिए a1 माने थे, ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ m1 का एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे 19g बाई 29। ओके एंड अपवर्ड, हम लोग तो हम लोग तो डाउनवर्ड माने थे ना, लेकिन ये नेगेटिव साइन आया इसके चलते ये अपवर्ड, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए बाई 2 दूसरे वाले से स्टूडेंट हम लोग a2 का वैल्यू निकालते हैं। a2 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा a2 का वैल्यू, ऐसा करते हैं ये 2a2 है
2a2 इक्वल टू 2g माइनस टी है, तो 2g माइनस टी का वैल्यू है 24g बाई 29, 24g बाई 29, ओके। दिस इज 58, 24, 34, दिस इज 34g बाई 29, 2a2 इक्वल टू 34g बाई 29, इसलिए a2 का वैल्यू हो जाएगा 17g बाई 29। ध्यान दीजिएगा, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू भाई पॉजिटिव आया है, इसका ये मतलब हुआ कि आप जो डायरेक्शन माने थे वही डायरेक्शन है, क्लियर है। इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ m2 का एक्सेलरेशन कितना हो गया 17g बाई 29 डाउनवर्ड, क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए नाउ बाई 3 से 3a3 इक्वल्स टू 3g माइनस टी, और यहां से 3g माइनस टी का वैल्यू 24g बाई 29, 24g बाई 29, दिस इज 63g बाई 29, 63g बाई 29, 3a3 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 63g बाई 29 आया, तो 3a3 इक्वल टू, ये 3 आपका इधर जाएगा, ये आपका कट जाएगा 21g बाई 29, मतलब a3 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू आया 21g बाई 29, इसका मतलब जो डायरेक्शन माने हैं वही डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली पहले वाले मेथड में भी हम लोग देखे थे, मतलब रियली जो हम लोग रियलाइज किए थे, ठीक है भाई, ये नीचे की ओर होना चाहिए, फाइनली तो इसके साथ साथ नीचे जा रहा है, तो जा रहा है, a2 का भी पॉजिटिव साइन आया, a3 का भी पॉजिटिव साइन आया। सो एक्सेलरेशन ऑफ m3 कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ m3 दिस इज 21g बाई 29 डाउनवर्ड, या आप इसको नीचे एरो का भी साइन दे सकते हैं, थोड़ा वो स्टैंडर्ड तरीका हो जाता है, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट भी एक पार्ट पूछा गया था, the string from the upper pulley to m1 is 20 cm when the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley, okay। अब बहुत ही आसान है, इनफैक्ट अब हम लोगों को क्या है स्टूडेंट कि इसका एक्सेलरेशन पता चल चुका है, इसका एक्सेलरेशन है 17g बाई 29, 17g बाई 29 कहा गया, 19g बाई 29 अपवर्ड की ओर इसका एक्सेलरेशन है, तो अब कितना टाइम लेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। चलिए दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब सिंपल अब सिचुएशन क्या है कि ये m1 जो ब्लॉक है, m1 ब्लॉक यहाँ पे है, m1 ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, और ये पुल्ली इस तरह का है, ये पुल्ली P1 जो है ये पुल्ली इस तरह का है, फर्दर आगे अभी उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। और ये कितना एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है 19g बाई 29, ये 19g बाई 29 इतना एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, और इनिशियली सिस्टम को जब रिलीज किया जाता है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल में स्पीड 0 है, u0 है, तो इतना डिस्टेंस इसको, और अगर ये इतना एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं इसका यहाँ पे, क्लियर है, निकाल चुके हैं, तो भाई इसको कितना टाइम लगेगा ये 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ये पुल्ली को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल, सो वी हैव, हमारे पास सिंपल ये जो रिलेशन है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस यहाँ पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, 20 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय 100, u इनिशियल स्पीड इसका 0 है, t तो निकालना है, वही तो t निकालना है कि कितने देर में ये इसको टच करेगा, या 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 19g बाई 29, दिस इज t स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहाँ से दिस इज 20 बाई 100, ये आपका 5 आ जाएगा नीचे की ओर, तो ये आपका 5 इक्वल्स टू 19g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 58, ओके। और यहाँ से अच्छा ऐसा करते हैं, g का वैल्यू 10 रखेंगे, तो 19g को 190 कर दे क्या, 19 इंटू 10 तो 190, यहाँ से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं t स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 190, दिस इज 58 डिवाइडेड बाई 4
38। ओके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका हो गया 58/38, 58/38, 58 डिवाइडेड बाई 38 इक्वल्स टू 1.526, 1.526 रूट हो गया 1.526 इक्वल्स टू ये हो गया, इसे टी का वैल्यू हो गया 1.23 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। ओके, 20/100 ये 1, 19g/29, 19g/29 टी स्क्वायर, ये सॉरी ये नॉट 5, दिस वाज 1/5, ये 1/5 होगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर आपका हो गया 58 ऊपर जाएगा 58 और ये 5 नीचे में रहेगा, 5 इंटू 1/90, 58, 58, 58 बाई 950, 58, 58 डिवाइडेड बाई 950, 58 डिवाइडेड बाई 950 इक्वल्स टू 0.061, 0.061, 0.061 इक्वल्स 0.25 और इसका जब रूट निकालेंगे इसलिए टी का वैल्यू हो जाएगा 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम एंड m3 इक्वल्स टू 3 किलोग्राम, व्हाट शुड बी द मास स्मॉल m सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 2 किलोग्राम, m2 को 2 किलोग्राम हम लोग मान लेते हैं, m3 को 3 किलोग्राम मान लेते हैं। तो ये जो मास m1 जो था, इसका मास स्मॉल m कितना होना चाहिए सो दैट कि इट रिमेन्स एट रेस्ट, कि ये रेस्ट में रहे। मतलब सिचुएशन अब क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है। ओके, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है लगा हुआ इसके साथ, m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम, लाइक दिस। ओके, m3 3 किलोग्राम। ओके, तो इस मास स्मॉल m का वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट कंडीशन क्या दिया हुआ है, सो दैट व्हाट शुड बी द मास सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहे। भाई ये रेस्ट में रहे, ध्यान दीजिएगा, ये रेस्ट में रहेगा। तो ये जो पुल्ली P2 है, मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, तो पुल्ली P2 भी तो रेस्ट में ही रहेगा, जाहिर सा बात है, क्योंकि ये पुल्ली फिक्स है, P1 फिक्स है और ये रेस्ट में, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है। और ये पुल्ली P2 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब कि ये भी तो रेस्ट में रहेगा, ये भी तो रेस्ट में रहेगा। मतलब कि m1 अगर रेस्ट में है, इसका ये मतलब हो गया कि P2 भी जो है, P2 ये P2 हम लिख रहे हैं, P2 भी जो क्या होगा वो रेस्ट में होगा, पक्का बात है। क्लियर है? अब चलिए भाई, लेकिन फोर्स जो लगना है वो तो लगेगा ही, रेस्ट में है, इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स लगेगा। ये m इसका मास है तो इसका वेट एक mg नीचे की ओर लगेगा। और अगेन जैसा कि हम लोग पहले कहे थे, ये टेंशन T है, ये T2T है, तो ये भी हो गया 2T। क्लियर है? चलिए, तो फोर्स तो इस पे लगेगा, फोर्स कौन कौन लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक 2T लग रहा है, मतलब। और चूंकि ये रेस्ट में है इसीलिए mg इक्वल्स टू 2T, ये तो पहला कंडीशन हम लोगों को मिल गया। कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई। हम लोगों को मास का वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है, तो जाहिर सा बात है इस इक्वेशन से कि t का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। t का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। t का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल बात है ना, यहाँ पर अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके इक्वेशन लिखेंगे, वहां से t का वैल्यू निकलेगा। तो बहुत आसानी से इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, इस पर एक 2g लगेगा, इस पर एक 3g लगेगा। अच्छा, एक बात और भी क्लियर है कि अब ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। जब आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट में, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पुली है, तो जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, इसका मास ज्यादा, ये नीचे की ओर जाएगा, जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर है उतनी एक्सेलरेशन से ये नीचे। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है,
कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लोग अब लिखेंगे नाउ, चलिए एफबीडी ड्रॉ कीजिएगा। ये मान लिया 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करनी है, अलग फिगर है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है 2G 3G, इस पर एक फोर्स लग रहा है T, इस पर भी इधर फोर्स लग रहा है T। ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, इसलिए नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया, T में से 2G माइनस हो जाएगा, इक्वल टू मास हो गया 2A, पहला इक्वेशन। और इसके लिए लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेट फोर्स नीचे की ओर, तो 3G माइनस T, गलत लिखी ना, ये नेट, हाँ नहीं ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो 3G माइनस T, 3G में से T माइनस हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे की ओर, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, T का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है हम लोगों को निकालना है T का वैल्यू इस दोनों की सहायता से बहुत आसानी से। देखिए ऐसा करते हैं कि माइनस कर देते हैं, अच्छा माइनस भी करेंगे तो अभी नहीं होगा, अभी ऐसा करते हैं बाई 1+2, पहले बाई 1+2 करते हैं, चलिए 2 बार थोड़ा सा आसान हो जाएगा। T अभी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2G, ये 3G, तो इधर आपका हो जाएगा G, 3G में से 2G माइनस हो जाएगा, G इक्वल टू ये हो जाएगा 2A + 3A, तो ये हो जाएगा आपका 5A, ठीक है। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल गया है G/5, जब A का वैल्यू निकल गया G/5, इसलिए बाई 1 T का वैल्यू निकाल दीजिए बहुत आसानी से। T आपका कितना हो जाएगा 2A + 2G, 2A + 2G, 2A का वैल्यू G/5 रखेंगे तो 2G/5 + 2G, ये आपका हो जाएगा 12G/5। T का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया है, इसलिए अच्छा यहाँ पर ये पहला इक्वेशन मान लिए थे, तो इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं, तो बाई 2 और 3 कर देंगे, बाई 2 + 3 करेंगे, ये होगा, ये बाई 2 आप फिर हम T का वैल्यू निकाले थे, इसीलिए बाई 1। अब पहले वाले से पहला ये इक्वेशन है, हम लोग मास का वैल्यू निकाल लेंगे, mg इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं फिर से, mg इक्वल टू 2T, mg इक्वल टू T का वैल्यू है 12G/5, 12G/5, G से G कैंसिल होगा, इसलिए m का जो वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा, दिस विल बी 24/5, दिस इज 4.8 किलोग्राम, ये जो आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 4.8 किलोग्राम। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।